नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज टैक्स का वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्रैक करते हैं जो एग्जाम में आना ही आना है, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स इन गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर ये समझ आ गया ना तो समझो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए इसको एकदम मास्टर करते हैं। Okay, so here's our game plan, a simple 5-step process. हम P&L अकाउंट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस ऐड बैक करने हैं, कौन सी इनकम सब्ट्रैक्ट करनी है, डिप्रिसिएशन का जो ट्रिकी पार्ट है ना उसको हैंडल करेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर फाइनल आंसर निकालेंगे। रेडी? लेट्स गो। देखो, हर पीजीबीबी क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होगी। P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट दिया है, एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मेट दिखेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये नेट प्रॉफिट हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल नहीं है, ये तो बस स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या ये नेट प्रॉफिट ही हमारी टैक्सेबल इनकम है? और इसका जवाब है अ बिग बिग नो। देखिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट अलग चीज है और टैक्सेबल प्रॉफिट एकदम अलग, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट अपने ही रूल्स के हिसाब से चलता है, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ढूंढकर निकालना। ये वो खर्चे हैं जो P&L अकाउंट में तो आपने माइनस कर दिए, प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं, हम इन्हें बिजनेस का वैलिड एक्सपेंस नहीं मानते। सो द होल पॉइंट इज, अगर आपने गलती से कोई ऐसा खर्चा प्रॉफिट से माइनस कर दिया है जिसे टैक्स लॉ अलाउ नहीं करता, तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, उस खर्चे को नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक कर देंगे। लॉजिक बहुत क्लियर है, जो चीज गलत माइनस हुई उसे वापस प्लस कर दो, दैट्स इट। और ये हैं कुछ कॉमन ट्रैप्स जो आपको एग्जाम क्वेश्चंस में 100% मिलेंगे। रूल नंबर 1, पर्सनल खर्चे जैसे बिजनेस के मालिक के बच्चों की स्कूल फीस या मेडिकल बिल्स, ये बिजनेस P&L में नहीं आ सकते, ऐड बैक। रूल नंबर 2, इनकम टैक्स, भाई ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी है, बिजनेस का खर्चा नहीं, इसे भी ऐड बैक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन हो, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक्चुअल खर्चा थोड़ी हुआ है अभी, इसलिए ये हमेशा हमेशा ऐड बैक होगा। इस फ्लो चार्ट से गोल्डन रूल एकदम क्लियर हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है, चेक करो क्या एक्सपेंस P&L में डेबिट हुआ है? हाँ। क्या टैक्स रूल्स यूज अलाउ करते हैं? नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? उसे उठाकर नेट प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो, सिंपल। अब आते हैं उस मैजिक नंबर पर जो एग्जाम में आपके मार्क्स बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और वो नंबर है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। इसे दिमाग में बिठा लो। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 48(3) ये कहता है कि अगर आपने किसी भी खर्चे के लिए एक ही दिन में एक ही पर्सन को 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट कर दिया, तो वो पूरा का पूरा खर्चा 100% डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा। मतलब अगर आपने 12,000 कैश में दिए तो पूरे 12,000 ऐड बैक होंगे, समझे? इसलिए बिजनेस में हमेशा, आई रिपीट, हमेशा चेक NEFT या UPI जैसे बैंकिंग चैनल्स ही यूज करने चाहिए। यहां देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8, 15,000 का बिल कैश में पे किया। अब क्योंकि ये 10,000 की लिमिट से ज्यादा है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? पूरा का पूरा 15,000 रुपए डिसअलाउड हो गया। इसका मतलब P&L अकाउंट में ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, लेकिन अब हमें इसे नेट प्रॉफिट में वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन की दूसरी साइड देखते हैं। जैसे हमने गलत एक्सपेंसेस को ऐड किया था, वैसे ही अब हम उन इनकम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नेट प्रॉफिट में तो जुड़ गई हैं, पर एक्चुअली पीजीबी हेड का हिस्सा नहीं है। और इसका लॉजिक भी उतना ही सिंपल है। अगर आपके P&L में कोई ऐसी इनकम है जो या तो टैक्स फ्री है, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम, या फिर किसी और हेड ऑफ इनकम में जानी चाहिए, जैसे रेंट रिसीव्ड, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, राइट? तो उसे यहाँ से हटा दो, यानी माइनस कर दो। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि डबल टैक्सेशन ना हो जाए, एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स थोड़ी ना देंगे। ओके, अब आ गए हम पीजीपी के सबसे क्रूशल और थोड़े से ट्रिकी पार्ट पर, द डिप्रीसिएशन चैलेंज। एक बात एग्जाम के लिए गांठ बांध लो, P&L अकाउंट में जो डिप्रीसिएशन दिया है वो इनकम टैक्स के लिए हमेशा हमेशा गलत होता है, हमेशा। तो हम क्या करेंगे? उस डिप्रीसिएशन को ऐड बैक करेंगे और फिर इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स के हिसाब से नया करेक्ट डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करके माइनस करेंगे। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना हर एक चेयर, हर एक टेबल का अलग अलग हिसाब नहीं रखता। वो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक जैसे एसेट्स का एक ग्रुप बना देता है, और इसी ग्रुप को कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। जैसे सारी ऑफिस फर्नीचर एक ब्लॉक में आ गई और सारी मशीनरी दूसरे ब्लॉक में। और ये रेट्स
इनकम टैक्स लॉ ने फिक्स कर दिए हैं, तो एग्जाम के लिए इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। कुछ कॉमन रेट्स तो बिल्कुल याद रखो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी पर जनरली 15%, फर्नीचर पर 10% और हाँ, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पर सबसे ज़्यादा 40% डेप्रिसिएशन मिलता है। ये है अ क्लासिक एग्जाम ट्रैप, द 180-day रूल। ध्यान से सुनिए, जब भी आप कोई नया एसेट खरीदते हैं, आपको देखना है कि उसे पुट टू यूज कब किया गया है। अगर उसे साल में 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ किया है, तो आराम से पूरा डिप्रिसिएशन क्लेम करो। लेकिन अगर उसे 180 दिन से कम किया है, इवन 179 डेज, तो उस साल सिर्फ उस नए एसेट पर आपको सिर्फ आधा यानी 50% डिप्रिसिएशन ही क्लेम करने मिलेगा। बी वेरी केयरफुल विद दिस वन। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसा ये फ्लो चार्ट भी कंफर्म कर रहा है, ये जो हाफ रेट डेप्रिसिएशन का रूल है ना, ये सिर्फ एसेट खरीदने के साल में यानी ईयर ऑफ एक्विजिशन में ही अप्लाई होता है। अगले साल से उसी एसेट पर फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, हमने सारे एडजस्टमेंट्स समझ लिए हैं, एडिशंस भी, सब्ट्रैक्शंस भी और डेप्रिसिएशन भी। अब टाइम है इन सब पीसेस को एक साथ जोड़कर अपने पजल का फाइनल आंसर निकालने का। एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए ये फॉर्मेट आपकी चाबी है। हमेशा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट से शुरू करना, फिर एक हेडिंग बनाओ ऐड और उसके नीचे सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस और पीएनएल वाला डिप्रिसिएशन लिख दो। फिर एक हेडिंग बनाओ लेस और उसके नीचे ऐसी इनकम्स को माइनस करो जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, जो डिप्रिसिएशन आपने इनकम टैक्स रूल से कैलकुलेट किया उसे लेस करो। तो इन दी एंड पीजीबीबी की पूरी कैलकुलेशन एक सिंपल सी फॉर्मूला में समा जाती है। क्या है वो? नेट प्रॉफिट, उसमें सारे एडिशंस प्लस करो, फिर उसमें से सारे सब्ट्रैक्शंस माइनस करो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर, टैक्सेबल पीजीबीबी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब आप लोग पीजेपी का ये पजल सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक फाइनल चैलेंज आपके लिए, इस सवाल पर जरूर सोचना। एक नई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे एक गेम चेंजर हो सकता है, इसे समझिए एंड यूल बी अनस्टॉपेबल इन योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट।